हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। और यह जो कोल विद्रोह है दोस्तों, यह 1831 से लेकर 32 तक यह कोल विद्रोह हुआ था। तो आज के क्लास में हम लोग कोल विद्रोह के संक्षिप्त परिचय के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर इसका मुख्य कारण क्या था इसके बारे में जानेंगे। साथ ही कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था इसके बारे में जानेंगे। कोल विद्रोह का आरंभ और प्रसार कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। कोल विद्रोह का दमन किन्होंने किया इसके बारे में जानेंगे। और कोल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ वो परिणाम भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। साथ ही हजारीबाग का जो क्षेत्र है वहां पर हजारीबाग में कोल विद्रोह से अछूता रहा, अर्थात हजारीबाग का जो क्षेत्र है यहाँ पर कोल विद्रोह का प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो आखिर क्या कारण था जिस कारण हजारीबाग का क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव देखने को नहीं मिला, तो इसके बारे में भी आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो हमारा जो है यह कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 तक चला था। साथ ही झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह में कोल विद्रोह का एक विशिष्ट स्थान है, अर्थात झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए उनमें से कोल विद्रोह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। अर्थात झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे उनमें से कोल विद्रोह पहला जनजातीय विद्रोह था जो सुसंगठित रूप से अर्थात संगठित होकर व्यापक रूप में इस विद्रोह को किया गया था। अब हम लोग आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्र क्या था, किन क्षेत्रों में कोल विद्रोह को देखा गया। तो छोटा नागपुर खास कहने का अर्थात अभी वर्तमान में जो हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उस दोनों प्रमंडल को मिलाकर छोटा नागपुर खास कहा जाता था। साथ ही पलामू प्रमंडल और सिंहभूम का एरिया जो अभी वर्तमान में आपका कोल्हान प्रमंडल के नाम से जानते हैं, तो पूरा कोल्हान का प्रमंडल में इसका प्रभाव देखने को मिला। और मानभूम जो वर्तमान के धनबाद में पड़ता है। तो इस प्रकार झारखंड के इन क्षेत्रों में कोल विद्रोह का प्रभाव देखने को मिला। और छोटा नागपुर खास का मात्र एक ऐसा एरिया था जो वर्तमान में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, हजारीबाग जिला, वहां पर कोल विद्रोह का प्रभाव देखने को नहीं मिला था। आगे हम लोग जानेंगे क्यों नहीं मिला था। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का कारण क्या था। तो विद्रोह का कारण जो है, कारणों में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ निजी एवं स्थानीय कारण बताते हैं तो कुछ कंपनी के उत्पीड़न के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेतृत्वकर्ता। तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी और सुरगा मुंडा, ये 4 लोग थे जिनके नेतृत्व में इस जनजातीय विद्रोह को किया गया था। बुद्धू भगत, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी और सुरगा मुंडा। चलिए परिणाम देखते हैं। तो इस विद्रोह के बाद 1834 में विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों को कुछ अन्य क्षेत्रों से मिलाकर, जिसमें विद्रोह हुए थे उन क्षेत्रों को और कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाकर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी अर्थात SWF, जिसे साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नाम की एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन, प्रशासनिक इकाई का गठन किस विद्रोह के बाद किया गया है। तो कोल विद्रोह के बाद दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नामक एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था। या साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी भी पूछा जा सकता है कि किस विद्रोह के बाद इस एजेंसी का गठन किया गया था। तो कोल विद्रोह के बाद ही इस प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था। अब इसका मुख्यालय कहाँ था। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी या साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका मुख्यालय विशुनपुर या विल्किंसनगंज कह सकते हैं, जो कि वर्तमान के रांची को कहा जाता था। तो इसका मुख्यालय विष्णुपुर या विल्किंसनगंज था। अब विद्रोह का कारण चलिए आइए देखते हैं कि आखिर विद्रोह का मुख्य कारण क्या क्या था। तो विद्रोह का मुख्य कारण जो था, पहला हम लोग देखेंगे भूमि संबंधी असंतोष। लोगों में भूमि संबंधी असंतोष क्या था। यह भूमि संबंधी असंतोष तो नया लगान सिस्टम जो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था और जो कि बंगाल बिहार से स्टार्ट हुआ था। इस कर सिस्टम से लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कर देना पड़ रहा था
और जो रैयत अंग्रेज जो रैयत से जो ले रहे थे लगान, वह उसके बीच में एक जमींदार होते थे और जमींदार उस कर को वसूलते थे। तो जितना अंग्रेज मांगते थे कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जमींदार रैयतों से, किसानों से लेते थे। तो इस प्रकार किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग थे उनका कृषि और शिकार पर ही उनका जीवन यापन टिका हुआ था। और इस प्रकार कृषि और शिकार जीविका जिम्मेदार व्यवस्था लागू कर दिया गया, अर्थात कृषि और शिकार, पशुपालन, इन सभी चीजों पर टैक्स लगा दिया गया। जमीन से बेदखली कर दी गई। यदि कर को सही समय पे ना जमा कर पाने के कारण उन्हें उनके ही जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अफीम की खेती के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, जोर जबरदस्ती से उनसे अफीम की खेती करवाई जाती थी। कोलों में व्यापक असंतोष इन सभी के कारण आ गया था। कोल जनजाति में बहुत से असंतोष आ गए थे क्योंकि वह अपने मर्जी से ना ही कृषि कर पा रहे थे, ना पशुपालन कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जो भी करते थे वह कृषि भी करते थे तो वह इतना ज्यादा कर उन पे लाद दिया जाता था कि वह कर ना ही वह कर और लगान जमा कर पाते थे और ना ही वह चैन से जी सकते थे। अब ऐसा हो गया था, खेतिहर आदिवासी भी नाराज हो गए थे। जंगल में भी उनका प्रवेश रोक लगा दिया गया था, जंगलों में भी प्रवेश पर उनका रोक लगा दिया गया था। जो हमारे जंगल प्रेमी होते हैं, ये आदिवासी जो है वो प्रकृति के प्रेमी होते हैं, पेड़ पौधे से बहुत प्रेम करते हैं और उनके ही जंगल से उन्हें बेदखल कर देना, उन्हें जंगल में प्रवेश ना करने देना, उनके ही जमीन से उन्हें बेदखल कर देना, या फिर कृषि कर भी रहा हो तो इतना कर लगा देना कि वह कर जमा ही ना कर पाते थे और उनकी स्थिति बहुत ही माली हो गई थी, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। इस प्रकार तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विद्रोह का रूप वह ले रही थी। अब देखते हैं दूसरा कारण क्या था, तो जमींदारों के द्वारा शोषण। अब जमींदारों के द्वारा शोषण कैसे हो रहा था, तो प्रत्येक गांव का मालिक जमींदार, प्रत्येक गांव में एक मालिक था और उसी को जमींदार को ही मालिक बना दिया जाता था। जमींदार या ठेकेदार जिसके सहायता के लिए एक लठेत रखे जाते थे। लठेत जो जमींदार के सहायता के लिए जो कर वसूलते थे तो वो जो रखते थे अपने नीचे, उसको लठेत कहा जाता था। ये में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जमींदार जो कर वसूली के लिए जो अपने नीचे रखते थे उसे क्या कहा जाता था, तो उसे लठेत कहा जाता था। और आदिवासियों के विरुद्ध काम, जमीन जोत और गैर कानूनी कर के लिए बाध्य एवं कई प्रकार के कर लगाना। साहूकारों ने ऊंची दर पर ऋण दिए और ठेकेदारों ने पेड़ काटे। जिस पेड़ पौधे और जंगल के वो प्रेमी थे उनके सामने ही बड़े बड़े ठेकेदार लोग बड़े बड़े पेड़ पौधे काट कर ले जाते थे। साहूकार उन्हें ऋण, ऊंचे दर पर ऋण देना और उनसे कर भी वसूल करना, ऊंचे कर भी वसूल करना। तो इस प्रकार उनके साथ इतने अत्याचार किए गए कि वह विवश हो गए कि उन्हें विद्रोह का ही रास्ता अपनाना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। दीकुओं का शोषण। अब ये दीकुओं का शोषण क्या था, तो जो ठेकेदार, साहूकार, व्यापारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे उनके द्वारा भी जनजातियों का कई प्रकार से शोषण किया गया। दीकू शब्द उनके लिए व्यवहार किया गया जो झारखंड के मूल निवासी नहीं थे, झारखंड में आकर कहीं अन्य जगह से आकर बसे थे और यहाँ पर बसकर यहाँ पे ठेकेदार या साहूकार या व्यापारी के रूप में रहते थे और उनके द्वारा भी जनजातियों को कई प्रकार से शोषण किया गया, जिस कारण जनजातियों में विद्रोह का भावना जागा। साथ ही नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप, अर्थात आदिवासी परंपराओं पर भी प्रहार किया गया। तो आदिवासी परंपराओं पर प्रहार कैसे किया गया? जो आदिवासियों का परा पंचायत चलता था उसे अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया, अर्थात जनजातियों की अपनी पंचायत होती थी, अपनी सभा होती थी, तो उस पंचायत को भी अंग्रेजों के द्वारा जो परा पंचायत थी उसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही जंगल में प्रवेश तो रोक लगा ही दिया गया था और जो उनकी परंपरागत पेय हड़िया थी उस पर भी टैक्स लगा दिया गया, अर्थात जो उनकी धार्मिक पेय पदार्थ थी हड़िया, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया कि आप यदि हड़िया बनाते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। 1824 में आबकारी कर लगाना, अर्थात आबकारी कर लगाने के तहत ही अंग्रेजों ने हड़िया पर भी टैक्स लगा दिया गया, जिससे पतचूई नामक टैक्स कहा गया। पतचूई नामक टैक्स कहा गया, लगाया गया हड़िया पर। हड़िया क्या था? तो धार्मिक पेय पदार्थ था आदिवासियों का।
अब आबकारी विभाग के अधिकारी जो थे वह क्या कर रहे थे, कर्मचारी अवैध शराब की खोज में, जो आबकारी विभाग के अधिकारी थे वो कर्मचारियों को भेजते थे कि जाइए आप देखिए कि कहाँ शराब बन रहा है या हड़िया बन रहा है। तो वो क्या करते थे कि शराब की खोज में, हड़िया की खोज में जाते थे और इस बहाने स्त्रियों को बेइज्जत करते थे। इससे आदिवासियों में व्यापक असंतोष फैला और बाद में घोर विद्रोह के चलते इसका विद्रोह किया गया। तब फिर 1826 में आबकारी कर को हटा दिया गया। यदि पूछा जाए कि ये आबकारी कर कब लगाया गया तो 1824 में आबकारी कर लगाया गया था और फिर पुनः जब विद्रोह किया गया तब इसे 1826 में आबकारी कर को हटा दिया गया। और कई बार पूछा जाता है कि हड़िया पर जो टैक्स लगाया गया था उसे कौन सा टैक्स कहा जाता है, तो उसे पतचूई नामक टैक्स कहा जाता है जिसे हड़िया पर लगाया गया था। और हड़िया क्या है, तो हड़िया आदिवासियों का एक धार्मिक पेय पदार्थ है जो कि जनजाति हैं या आदिवासी हैं उनके द्वारा हड़िया धार्मिक पेय पदार्थ इसलिए है क्योंकि वो अपने प्रमुख देवता, अपने मुख्य देवताओं को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में हड़िया को चढ़ाते हैं। इसलिए जनजातियों के लिए हड़िया धार्मिक पेय पदार्थ माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नागवंशी राजाओं से पुलिस अधिकार समाप्त। अब नागवंशी राजा जो थे उस वक्त, तो नागवंशी राजाओं से जो पुलिस अधिकार था वह भी समाप्त कर दिया गया 1826 में। साथ ही न्यायालय से निराशा का हाथ लगना। जब लोग न्यायालय पहुंचे, कोर्ट पहुंचे, तो वहां भी उन लोगों को क्या हुआ, निराशा ही हाथ लगा। कैसे लगा, तो अंग्रेजों के आगमन के बाद आदिवासियों का जो पारंपरिक पढ़ा पंचायत व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर सरकारी न्यायालय ने जगह ले ली। आदिवासियों के लिए सरकारी न्यायालय तक पहुंचना मुश्किल होता था, ठीक है, मुश्किल होता था। और यदि पहुंच भी जाते थे तो भाषा की समस्या, क्योंकि उनका भाषा समझना मुश्किल था उनके लिए और सरकार के लिए, न्यायालय में जो भी थे और जो न्यायालय में लोग थे उनके बातों को समझना आदिवासियों के लिए मुश्किल था। तो जो भाषा का आदान प्रदान था वह भी काफी मुश्किल था, जिस कारण भी न्यायालय से उन्हें निराशा हाथ लगी। उस समय आदिवासियों कचहरी को कचिया हारने की जगह कहते थे। जैसे कचिया हारना मतलब पैसा हारना, कचिया का अर्थ होता है पैसा हारना, तो कचहरी को आदिवासी कचिया हारने की जगह कहते थे। और इस तरह अदालत का मतलब भी उन्होंने एक निकाल कर रखा था। अ का अर्थ था आओ, द का मतलब दाखिला करो, ल से लड़ो और त से तबाह हो जाओ। तो अदालत का भी उन्होंने एक अपना मतलब निकाल कर रखा था कि अदालत आना है तो आओ, दाखिला करो, लड़ो और फिर तबाह हो जाओ, अर्थात पैसा अपना खर्च कर लो लेकिन हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं है। तो इस तरह उन लोगों को न्यायालय से भी निराशा हाथ लगा। नागवंशियों का पुलिस अधिकार समाप्त कर दिया गया, आदिवासियों की जो पढ़ा पंचायत थी उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हर चीज उनसे छीन लिया गया, जिस कारण विद्रोह जो है, विद्रोह का भावना लोगों में जागा और उन्होंने विद्रोह करना निश्चय किया। कुछ तात्कालिक कारण ऐसे हुए जिसके कारण यह विद्रोह पूरी तरीके से तय हो गया कि विद्रोह होना है। तो आइए देखते हैं तात्कालिक कारण क्या थे। तो तात्कालिक कारण में आदिवासियों का जमीन छीना जाना, अर्थात आदिवासियों से अब उनकी जमीन छीना जा रहा था। जो सिंगरई मानकी थे उनके 12 गांव छीन लिए गए थे और मानकी उन्हें कहा जाता था जिनके अंदर 7 से 12 गांव के वह मुखिया होते थे। अर्थात जिनके अंदर 7 से 12 गांव का कार्यभार होता था, 7 से 12 गांव के वह मुखिया होते थे, उन्हें ही मानकी का उपाधि दी जाती थी। तो सिंगरई मानकी के 12 गांव छीन लिए गए थे। किनके द्वारा? तो छोटा नागपुर नरेश के भाई जो थे कुंवर हरनाथ शाही ने गांव को छीन लिया और छीनकर किन्हें दे दिया? तो सिखों को दे दिया उन 12 गांव को छीनकर। दूसरा था स्त्रियों के साथ बदसलूकी। जो सिंगरई मानकी थे उनके 2 बहन भी थी, उनके 2 बहन को उठाकर सिखों के द्वारा ले जाया गया और उन्हें बेइज्जत किया गया, उनकी इज्जत लूट ली गई, जिस कारण भी विद्रोह भड़क उठा। इसी तरह का एक घटना और हुआ जो बंद गांव में हुई और यहाँ के जो थे सुरगा मुंडा, उनकी पत्नी को जफर अली नामक व्यक्ति ने उठाकर ले गया और उसकी इज्जत लूट ली।
तो इस प्रकार ये दो ऐसे तात्कालिक कारण थे आदिवासियों से जमीन छीनना और स्त्रियों के साथ बदसलूकी, जिसके कारण यह विद्रोह पूरी तरीके से निश्चित हो गया और इस विद्रोह को किया गया। अब विद्रोह का प्रारंभ हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। तो विद्रोह का प्रारंभ जो है सिंगरई मानकी, जिनके 12 गांव छीन लिए गए थे, साथ ही उनकी 2 बहन को उठाकर ले जाया गया और उनकी इज्जत लूट ली गई। साथ ही सुरगा मुंडा, जिनकी पत्नी को जफर अली ने उठाकर ले गया और इसकी इज्जत लूट ली गई। इन दोनों ने मिलकर दोनों के द्वारा तमाड़ के लंका गांव में एक सभा बुलाई गई एवं इसका कार्यभार बिंद्रई मानकी को सौंपा गया। तमाड़ के लंका गांव में एक सभा बुलाई गई और यहाँ एक सभा बुलाई गई और इसका कार्यभार जो है बिंद्रई मानकी को सौंपा गया। योजना तय हुई कि आंदोलन किस प्रकार किया जाएगा। योजना के तहत गैर आदिवासियों को नेस्तनाबूद करने के लिए 700 आदिवासियों ने सिंगरई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह को प्रारंभ हुआ। ठीक है, कितने आदिवासी? तो लगभग 700 आदिवासी ने मिलकर सिंगरई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में इस विद्रोह को आरंभ किया। और कोल विद्रोह कब हुआ? ये विद्रोह तो दिसंबर में प्रारंभ हुआ। दिसंबर 1831 में इस विद्रोह का शुरू हुआ और आग के तरह चारों तरफ फैल गया। इस विद्रोह को प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह का जो प्रसार किया गया था तो इसका प्रतीक चिन्ह जो था वह तीर था। और विद्रोह में सिंगरई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में उन गांवों पर हमला किया गया जो सिंगरई मानकी से छीन लिए गए थे। उस पर आक्रमण किया उन लोगों ने और उसे जलाकर राख कर दिया गया। और साथ ही जफर अली जो थे उसको और उनके 10 आदमियों को मार डाला। जफर अली ने क्या किया था? सुरगा मुंडा के पत्नी को उठवाकर ले गया था, इसलिए जफर अली को और उसके 10 आदमियों को उन्होंने मार गिराया। और जो सिंगरई मानकी थे उनसे जो गांव छीने गए थे उन गांवों को भी हमला किया गया और जलाकर राख कर दिया गया, क्योंकि वह गांव सिखों के द्वारा कब्जा में ले लिया गया था और सिख उस पर रहने लगे थे। विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि सभी जनजातियों ने भी भाग लिया। इस विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो और खरवार ने भी भाग लिया और व्यापक समर्थन दिया और इस विद्रोह को किया। विद्रोह जल्द ही छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में फैल गया। यह विद्रोह कहाँ फैला, यह कई बार पूछा गया है क्षेत्र दोस्तों, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो यह विद्रोह जो है छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में फैल गया। 1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व सिल्ली निवासी बुद्धू भगत ने किया, परंतु बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र एवं 150 साथियों के साथ मारे गए, जबकि सिंगरई मानकी सोनपुर परगना में तथा सुरगा मुंडा सिंहभूम के बंद गांव में आत्मसमर्पण कर दिए। 1832 में जो कोल विद्रोह है, इस विद्रोह का नेतृत्व सिल्ली निवासी बुद्धू भगत ने किया, परंतु बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र एवं 150 साथियों के साथ मारे गए, जबकि सिंगरई मानकी जो थे उन्होंने सोनपुर परगना में और सुरगा मुंडा सिंहभूम के बंद गांव में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार कोल विद्रोह का दमन हो गया। चलिए आइए देखते हैं कोल विद्रोह का क्षेत्र और नेतृत्व करता। तो क्षेत्र क्या था? सोनपुर परगना, जिसे छोटा नागपुर खास भी कहा जाता था। तो वहां के नेतृत्व करता सिंगरई मानकी थे। सिंदरी जो कि मानभूम क्षेत्र में पड़ता था, वहां के नेतृत्व करता थे बहादुर सिंह मुंडा। सिल्ली गांव जो था वहां के नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत। पतरातू वहां के नेतृत्व करता थे मोहन सिंह और बंद गांव सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता था, वहां के जो नेतृत्व करता थे वह थे सुरगा मुंडा और बिंद्रई मानकी। तो यह था कोल विद्रोह के क्षेत्र और वहां के नेतृत्व करता। चलिए आइए देखते हैं कोल विद्रोह के दमन करता कौन थे। तो जो कोल विद्रोह के दमन करता थे वह थे कैप्टन विल्किंसन। उन्होंने रामगढ़ बटालियन, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, बंगाल पैदल सेना, गोरखपुर से लेकर कलकत्ता और जमींदार के द्वारा भी जो अपनी सेना थी उन सेना सभी को साथ में लेकर इस विद्रोह को किया गया और उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया कैप्टन विल्किंसन ने। साथ ही बुद्धू भगत को जो मारने वाले थे वह थे कैप्टन इम्पे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धू भगत को किन्होंने मारा था, किसने मारा था? तो बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था।
और कोल विद्रोह का जो दमन करता थे कैप्टन विल्किंसन, उन्होंने इन सभी के सहायता से इस विद्रोह को दमन कर दिया था। संपूर्ण छोटा नागपुर में हजारीबाग ही ऐसा क्षेत्र था जिस पर कोल विद्रोह का प्रभाव लगभग ना के बराबर पड़ा। इसका मुख्य कारण था हजारीबाग में अंग्रेज अधिकारी की एवं बड़ी संख्या में फौज की मौजूदगी थी। अर्थात जो हजारीबाग क्षेत्र था वहां पे अंग्रेजों के अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में वहां फौज मौजूद थी, जिस कारण आदिवासियों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया डर के कारण। और इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, चलिए परिणाम देख लेते हैं। तो इस विद्रोह में जन धन की अपूरणीय क्षति हुई। इस क्षेत्र में बंगाल का जो सामान्य कानून के स्थान पर नया कानून 1833 का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। जो अस्थायी बंदोबस्त था जो कार्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था, उसके स्थान पर इस क्षेत्र में 1833 का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। इसके तहत जंगल महल को समाप्त कर छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गडिया, रामगढ़, कोरुंडा को नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया गया। इसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी SWF अर्थात साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ। और साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, मैंने बताया था, तो विष्णुपुर या विल्किंसनगंज, जो कि वर्तमान रांची है। नेक्स्ट है नॉन रेगुलेशन प्रांत का अर्थ ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रिटिश भारत के कानून पूर्णतः लागू नहीं किए जा सकते थे और जहां अधिक निरंकुशता के साथ शासन चलाया जा सकता था। तो नॉन रेगुलेशन प्रांत क्या था, वैसा क्षेत्र जहां ब्रिटिश भारत के कानून पूर्णतः लागू नहीं किए जा सकते थे और जहां अधिक निरंकुशता के साथ शासन चलाया जा सकता था। इस विद्रोह के बाद मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। इस विद्रोह के बाद जो मुंडा मान की शासन प्रणाली थी उसे वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। विल्किंसन ने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए। विल्किंसन जन साधारण में किशुन साहब के नाम से जाने जाते थे। जो विल्किंसन कैप्टन विल्किंसन थे, थॉमस विल्किंसन, जिन्होंने कोल विद्रोह का दमन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कोलों की स्थिति की सुधार के लिए कई उपाय किए गए, कई नीतियां अपनाई, जिस कारण उन्हें जितने भी जनजाति लोग थे उन्हें किशुन साहब के नाम से पुकारते थे। इस विद्रोह के साथ ही झारखंड में सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह का दौर प्रारंभ हुआ। इससे पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वह सुसंगठित रूप से नहीं किए गए थे। इसके बाद से ही झारखंड में सुसंगठित रूप से और बड़े पैमाने पर विद्रोह का प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया। इन इलाकों में अस्थायी पुलिस चौकियां की स्थापना की गई, साथ ही पुलिस बल की भी वृद्धि की गई। इन क्षेत्र में इन इलाकों में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल की वृद्धि की गई। SWFA की प्रशासनिक जिम्मेदारी जो AGG अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल नामक नव सृजित अधिकारी को सौंपी गई और जो फर्स्ट AGG थे वह कैप्टन थॉमस विल्किंसन बने। कई बार पूछा जाता है कि जो फर्स्ट AGG थे वह कौन थे, तो फर्स्ट AGG थे वह कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ठीक है। और आदिवासियों के जमीन से जुड़े पर्याप्त अधिकार आदिवासियों को दिए गए। इसके बाद साथ ही जो विद्रोही थे उन्हें दंड दिया गया और सहयोगियों को पुरस्कृत किया गया। तो यह आज के क्लास में हम लोगों ने कोल विद्रोह को पढ़ा और समझा कि क्या था कोल विद्रोह। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।